एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिस यानी जिन्नों की उत्पत्ति की कहानी से। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें थर्सडे के दिन बनाया था, यानी उस दिन के बाद जब फरिश्ते बनाए गए थे। जिन्नों को अपार शक्ति और सामर्थ्य दी गई थी, लेकिन उस ताकत के साथ आया था घमंड। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद भगवान की जगह लेने की इच्छा कर ली। फिर एक भीषण युद्ध छिड़ गया, भगवान और जिन्नों के बीच, जो पूरे 300 साल तक चला। लेकिन हर जिन उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। कुछ जिन्नों ने शांति का रास्ता चुना और खुद को 2 जार्स और रिंग्स में कैद कर लिया ताकि वे उस लड़ाई से बच सके। जब वह महान युद्ध आखिरकार खत्म हुआ, भगवान ने तय किया कि वह जिन्नों की जगह एक नई रचना बनाएंगे और तब उन्होंने मनुष्य को बनाया। उस पल से मनुष्य बन गए भगवान की चुनी हुई रचना। भगवान ने आदेश दिया कि अब सभी फरिश्ते और जिन इंसानों के आगे झुकेंगे। हर कोई मान गया सिवाय एक जिन के। वह जिन झुकने से इनकार कर देता है। सजा के तौर पर भगवान उसे स्वर्ग से निकाल देते हैं और नर्क में फेंक देते हैं। वह जिन भगवान से कहता है कि वह साबित करेगा कि इंसान खुदगर्ज और लालची है। भगवान उसकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। अगर कभी उस जिन को एक भी ऐसा इंसान मिला जो पूरी तरह निस्वार्थ हो, तो उस दिन भगवान उसे ऐसी सजा देंगे जो नरक से भी बदतर होगी। यहीं से शुरू होती है उस जिन की यात्रा। वह जिन एक दिए से दूसरे दिए, एक अंगूठी से दूसरी अंगूठी तक भटकता रहा। हर बार जो भी उसे आजाद करता, उसे वह 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता। लेकिन हर इंसान वही चाहता था, ताकत, दौलत या बदला। हर बार जिन का दावा सही साबित होता गया। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी लड़की से मुलाकात की जो मरने से पहले भी अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की दुआ मांग रही थी। वह वही पवित्र आत्मा थी जिसके बारे में भगवान ने कहा था। और उसी पल भगवान ने उस जिन को उसकी सजा दी। उसे धरती के गहरे नीचे एक दिए के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। सदियों तक वह जिन वही रहा। उसने कभी इंसानों के आगे सिर नहीं झुकाया, बस उस दिन का इंतजार करता रहा जब कोई और लालची इंसान उसका दिया पाएगा और वह फिर साबित कर सकेगा कि इंसान स्वार्थी है। उस जिन का नाम था इबिस यानी शैतान या बुराई। और यहीं से असली कहानी शुरू होती हम मिलते हैं कायन से, एक जवान लड़की जो अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और तब से उसकी परवरिश सिर्फ उसकी दादी ने की थी। दादी के प्यार और सख्ती में कायम मजबूत, ठंडी और लगभग भावनाहीन बन चुकी थी। अब 20 साल बाद कायम कोरिया से दुबई जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। वह बताती है कि पिछले 10 सालों से वह हर दिन उसी रेस्टोरेंट में उसी टेबल पर बैठती रही, सिर्फ अपनी माँ की एक झलक देखने के लिए जो वहाँ काम करती थी। वह यह भी बताती है कि उसकी माँ जो पैसे घर भेजती थी, उसकी दादी ने कभी वह पैसे इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने वह सारे पैसे जमीन में गाड़ दिए और वहाँ मिर्च के पौधे लगा दिए। कहती थी, एक खुदगर्ज औरत के पैसों से अपने घर को नहीं चलाऊंगी। कायम अपनी माँ से बस एक बात कहने आई थी कि उसे और उसकी दादी को ना तो उसके पैसों की जरूरत थी और ना ही उसके झूठे प्यार की। वह चेतावनी देती है कि अगर उसकी माँ ने फिर कभी उसकी दादी को रुलाया तो वह उसे बख्शेगी नहीं। इतना कहकर वह मुड़ जाती है और चली जाती है। अगले दिन कायंग एक डेजर्ट टूर पर जाती है। वह अपने ग्रुप से थोड़ा दूर निकल जाती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिंजी को टैक्स कर रही होती है। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो रेत में दबा हुआ एक पुराना धूल से भरा दिया होता है। गुस्से में कायंग उस दिए को जोर जोर से झटकती है, जैसे अपने अंदर का सारा दर्द और गुस्सा उसी पर निकाल रही हो। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वह दिया चमकने लगता है और उससे बाहर आता है इब्लिस, जो लगभग 983 साल से कैद था। इब्लिस अपना परिचय देता है और बताता है कि उसने उसे आजाद किया है। लेकिन कायंग उसे पागल समझकर वहां से चली जाती है। बाद में जब वह होटल के कमरे में लौटती है तो उसे हर जगह लंबे बाल दिखाई देते हैं और फिर वो देखती है कि इब्लिस वही बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे अपनी कहानी बताता है, कैसे उस छोटी लड़की की पवित्र आत्मा ने उसे कैद किया था और कैसे उसने भगवान से एक और मौका मांगा था।
भगवान ने उसे मौका तो दिया, लेकिन शर्त के साथ, अगर वह उसी आत्मा के पुनर्जन्म को ढूंढकर उसे भ्रष्ट कर सके तो वह आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर वह आत्मा हर जन्म में शुद्ध रही तो इब्लिस हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सदियों तक इब्लिस का नौकर उस आत्मा की तलाश करता रहा। हर बार जब वह उसे ढूंढता वह लड़की मर जाती, इससे पहले कि वह इब्लिस से मिल पाती। लेकिन इस बार वह आत्मा फिर से जन्म ले चुकी थी कायंग के रूप में, और अब कायंग ने ही उसे उस दिए से आजाद किया था। अब बस उसे 3 इच्छाएं मांगनी थी और इब्लिस साबित कर सकता था कि वह भी एक आम स्वार्थी इंसान है। लेकिन कायंग इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने कोई भी इच्छा मांगने से इनकार कर दिया। वह हर बार उसे छोड़ने की कोशिश करती, कभी दिए को समुंदर में फेंकती, कभी बेचने की कोशिश करती, लेकिन इब्लिस हर बार लौट आता। आखिर में कायन को एक नया ख्याल आता है। वह इब्लिस से पूछती है, क्या तुम सच में उठ सकते हो? इब्लिस मुस्कुराता है और उसे दुबई की सबसे ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। लेकिन कायन इम्प्रेस नहीं होती। वो अचानक उसे धक्का दे देती है। इब्लिस नीचे गिरता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सही सलामत। अब वह गुस्से में भर जाता है। वो कायन का गला पकड़ लेता है और महसूस करता है कि यह लड़की कुछ अलग है। निडर, अडिग और बेखौफ। मौत सामने खड़ी है, फिर भी वह कोई इच्छा नहीं मांगती। उल्टा कायन उसकी आंखों में देखकर जोर से हंसने लगती है। इब्लिस उसे देखता रह जाता है, हैरान और थोड़ा सा विचलित। शायद पहली बार उसने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो उसकी समझ से परे था, और यहीं से उनकी अजीब किस्मतें एक दूसरे से टकरा जाती है। इब्लिस जो अभी अभी कायम को ऊंचाई से गिरते हुए देखता है, अचानक उड़कर उसे पकड़ लेता है, ठीक जमीन पर गिरने से पहले, और उसी पल उसे सच्चाई का एहसास होता है। कायन वही लड़की है, वही आत्मा जिसने उसे 983 साल पहले उस दिए में कैद किया था। लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा जटिल हो चुकी थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, और भ्रष्ट करना लगभग नामुमकिन। यह मानकर इब्लिस रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने सेवक सेठ से मिलता है, जो इस वक्त एक अमीर शेख के साथ जैगवार के रूप में घूम रहा होता है। सदियों बाद अपने मालिक को आजाद देखकर सेठ खुशी से झूम उठता है। इब्लिस मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया है। कायंग इस बीच कायमंग वापस कोरिया जाने वाली फ्लाइट में बैठती है। वो दिया वही दुबई में छोड़ देती है। सोचती है कि अब उससे छुटकारा मिल गया। लेकिन जैसे ही खाना परोसा जाता है, वह देखती है इब्लिस उसके सामने बैठा आराम से उसका डिनर खा रहा है। घर पहुंचने पर दादी और सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सब तब हैरान रह जाते हैं जब कायम के साथ एक अजनबी आदमी अंदर आता है। वो है इब्लिस, जो अब इंसान के रूप में भेष बदल कर आया है। दादी की सहेलियां तुरंत गसिप शुरू कर देती है। लगता है कायम को दुबई में पति मिल गया। कायम झल्लाकर कहती है, वह बस एक आदमी है जो होटल में मेरे साथ ठहरा था। वह इब्लिस को पकड़कर बाहर खींच ले जाती है और सख्त लहजे में चेतावनी देती है, मेरी दादी के सामने अगर तुमने जरा भी जादू किया या कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। गुस्से में वह कुल्हाड़ी तक उठा लेती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहां आ जाती है। कायंग हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी दादी को इब्लिस दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कायम को फिर से गुस्से का दौरा पड़ा है। वह प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, घड़ी की टिक टिक सुनो, शांत हो जाओ। एक फ्लैशबैक दिखता है, जब कायम की माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो उसकी दादी ने ही उसे सिखाया था कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए घड़ी की टिक टिक पर ध्यान दो। उन्होंने उसे सिखाया था कि पढ़ाई और अनुशासन ही जिंदगी की असली ताकत है। कायन ने नेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टॉप किया था, लेकिन उसने कॉलेज की नौकरी छोड़कर एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप खोल ली थी। दादी को थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। उस शाम दादी मजाक में इब्लिस से पूछती है, बेटा तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? इब्लिस जवाब देने में हकलाता है और कायन के कमरे में भाग जाता है, जहां उसे मार्वल और डिज्नी के पोस्टर्स लगे मिलते हैं। वह खुद की तुलना उनके हीरो से करने लगता है, लेकिन कायन हंसते हुए कहती है, उनसे अपनी तुलना मत करो।
वरना वह तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट केस कर देंगे। गुस्से में इब्लिस अपने नौकर सेड को लेकर साइबर कैफे चला जाता है। वह ऑनलाइन एक कंप्लेंट फाइल करता है कि एक पावरफुल जीनी को मार्वल और डिज्नी कैरेक्टर से तुलना करनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन यूजर्स उसे मजाक का पात्र बना देते हैं। इतना गुस्सा आता है कि वह पूरे कैफे की बिजली उड़ा देता है। अगली सुबह कायंग अपनी नई कार लेकर काम पर निकलती है। उसकी दादी खेत में काम कर रही होती है और एक पड़ोसी से गर्व से कहती है, वो देखो मेरी पोती की कार है, वही जो साइकोपैथ चलाती है। पड़ोसी डर कर पूछता है, सच में वह इतनी खतरनाक है? दादी हंसते हुए कहती है, हाँ, बचपन में तो लोगों को पीट देती थी, पर अब समझदार हो गई है। उसका गाँव हमेशा उसके साथ रहा। लोगों ने उसे सिखाया कि परिवार और अपनापन गुस्से से कहीं ज्यादा मायने रखता है। शाम को जब कायम घर लौट रही होती है, इब्लिस उसे रास्ते में रोक लेता है। अचानक उसकी नज़र एक ट्रैक्टर पर पड़ती है। वो बड़ी दिलचस्पी से कहता है, मुझे यही ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन वह ट्रैक्टर विलेज चीफ पार्क का होता है। जब चीफ पार्क इब्लिस को कायम के साथ देखता है, वह शक में पड़ जाता है। इब्लिस मुस्कुराता है, उसकी नाक को छूता है और फुर से गायब हो जाता है। चीफ पार्क हैरान होकर इधर-उधर देखने लगता है। उधर एक लोकल स्टोर में मिस कान नाम की औरत को उसका मैनेजर डांट रहा होता है, क्योंकि नीचे वाली फ्लोर पर सिर्फ खूबसूरत वर्कर्स को जाने की इजाज़त थी ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। उसी वक्त कायन और इब्लिस वहां खरीदारी करने पहुंचते हैं। इब्लिस सारे रंगीन प्रोडक्ट्स देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाता है, जबकि कायन गुस्से में है। उसे चीफ पार्क वाला व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो सख्त लहजे में कहती है, मिंजी के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना। इब्लिस पूछता है, मिंजी कौन है? और वहीं से सीन कट होता है मिंजी पर, जो काय की सबसे अच्छी दोस्त है। मिंजी एक डेंटिस्ट है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, छोटे बाल और तेज दिमाग वाली। वो इस वक्त गोल्फ खेल रही होती है, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर रियो के असिस्टेंट से होती है। वो मिस्टर रियो से सख्त नफरत करती है, क्योंकि वह उनके गांव को तोड़कर वहां प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। इसलिए वह उसके किसी आदमी से भी शालीनता से बात नहीं करती। उधर इब्लिस और सेड एक और दुकान पर जाते हैं, जहां इब्लिस पहली बार कैन जूस पीता है और उसे बहुत पसंद आता है। फिर वह बच्चों को वीडियो गेम खेलते देखता है और समझता है कि यह भी किसी लैंप बैटल जैसा खेल है। वह सारे सिक्के हार जाता है, फिर भी जीत नहीं पाता। निराश होकर वो कायन के पास भागता है और कहता है, मुझे पैसे दो नहीं तुम्हारी एक इच्छा इस्तेमाल कर लूंगा। कायन ताना मारती है, तुम खुद तो जादू से पैसे बना सकते हो। इब्लिस समझाता है, जेनिस अपने लिए जादू नहीं कर सकते। फिर वह शर्माते हुए बताता है, मैंने तुम्हारी दादी से थोड़े पैसे उधार ले लिए थे। यह सुनकर कायन का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में उसका पीछा करती है और इब्लिस ड्रामा करता हुआ उसकी कार के सामने कूद जाता है। कायन बिना रुके उसे सीधा गाड़ी से ठोक देती है। बाद में इब्लिस सेठ से शिकायत करता है। सेठ सलाह देता है, उस पागल औरत से उलझने से अच्छा है कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। इब्लिस पूछता है, साइकोपैथ मतलब क्या? सेठ उसे वापस साइबर कैफे ले जाता है और इंटरनेट पर दिखाता है। परिभाषा देखकर खुद इब्लिस भी डर जाता है। अब इब्लिस कायन को परखने का निश्चय करता है। वो उसके गराज में जाता है, जहां कायन काम कर रही होती है। वह दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आग लगा देता है, ताकि कायन डरकर कोई इच्छा मांग ले। लेकिन कायन साइड डोर से बाहर निकलती है, एक मेटल रोड उठाती है और इब्लिस की धुनाई कर देती है। चेतावनी देती है, दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग बुझाने के लिए इब्लिस जादू का इस्तेमाल करता है और लोग हैरान रह जाते हैं कि कायंग एक ऐसे आदमी को पीट रही है जिसका सिर टूटा, हाथ मुड़ा, फिर भी वह बिल्कुल ठीक है। बाद में कायंग और मिंजी अपनी वेडनेसडे डिनर ट्रेडिशन निभाने जाते हैं, एक ऐसा डिनर जो वह कभी मिस नहीं करती। दोनों हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करती है। थोड़ी बहस होती है, लेकिन मिंजी की शांति कायंग के गुस्से को संभाल लेती है। डिनर के दौरान जब मिंजी पानी लेने जाती है,
इब्लिस अचानक कूलर से निकल आता है। कायंग डर कर बोल पड़ती है, लेकिन सबको लगता है वह हवा से बात कर रही है। बाद में कायंग उसे एक हेयर पिन खरीद कर देती है और कहती है, जब अदृश्य बनो तो यह पिन लगाना ताकि मुझे पता चले कि तुम ही हो। इब्लिस मुस्कुरा कर पूछता है, तुमने यह इच्छा के रूप में क्यों नहीं मांगी? कायन जवाब देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही मेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी तो मुझे मार दोगे। वो आगे कहती है, मेरी दादी हमेशा कहती है, इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, शायद बुरी तो मैं ही हूं, तो तुम जिस प्योर सोल को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हो सकती। इब्लिस मुस्कुराता है, लेकिन हार नहीं मानता। तब कायम उसे एक चुनौती देती है, उसकी पहली इच्छा, अगर तुम मुझे 5 अलग अलग लोगों के जरिए यह साबित कर सको कि दुनिया सच में भ्रष्ट है, तो मैं अपनी बाकी 2 इच्छाएं मांग लूंगी और तुम्हें खुद अपनी मौत दे दूंगी। इब्लिस को लगा कि कायोन ने अपनी कीमती विश में से एक विश इतनी बेवकूफ़ी भरी बात पर बर्बाद कर दी है। फिर भी वो यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह गलत नहीं है। वह चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकार करता है, यकीन के साथ कि वह किसी की भी फितरत को बदल सकता है। उनकी तलाश 5 उम्मीदवारों की शुरू होती है। पहली उम्मीदवार थी मिस कांग, वही औरत जिसे उसके बॉस ने स्टोर में सबके सामने अपमानित किया था। उसे देखते ही इब्लिस मुस्कुराया। यह औरत तो पहले से ही बेताब है। वह बोला, इसे बिगाड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है। यह पहले से ही किसी विष की भूखी है। जल्द ही उन्होंने दूसरी उम्मीदवार ढूंढ ली, एक सीधी साधी सी लड़की जो गांव के बैंक में काम करती थी। वह देखने में भोली लग रही थी, लेकिन इब्लिस का मानना था कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है, बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए इब्लिस की नज़र एक आवारा कुत्ते पर पड़ी और उसने तुरंत कहा, यह होगा मेरा तीसरा उम्मीदवार। कांग ने हैरानी से पूछा, कुत्ता? इब्लिस मुस्कुराया, तुमने तो यह नहीं कहा था कि सारे इंसान ही होने चाहिए। आगे चलते हुए एक गांव वाला मिस्टर सिंह उन्हें लिफ्ट देने के लिए रुकता है। कांग ठंडे अंदाज में मना कर देती है। उसकी विनम्रता देखकर इब्लिस मुस्कुराता है और कहता है, यह होगा मेरा चौथा उम्मीदवार। आखिर में वह एक लोकल यूबर से मिलते हैं, एक खुशमजाज आदमी जो अपनी पत्नी के साथ गांव में सिंपल कंट्री लाइफ रिकॉर्ड करने आया था। कायोन उसे पहचानती है और इब्लिस उसे 5वां और आखिरी उम्मीदवार घोषित कर देता है। इब्लिस आत्मविश्वास से खड़ा होकर कहता है, इंसान अपनी असली पहचान तब दिखाते हैं जब उन्हें कुछ हासिल करने की उम्मीद होती है। मैं साबित कर दूंगा कि हर एक इंसान स्वार्थी है। कायांग हल्के से मुस्कुराती है, और मेरे विश के बारे में क्या सोचते हो? इब्लिस उसे घूरता है और ठंडे लहजे में कहता है, तुम एक साइको हो। तुमने सिर्फ एक विश में 4 इंसानों और 1 जानवर को पहले ही भ्रष्ट कर दिया है। तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। वह उसे याद दिलाता है कि वह कौन है, एक बुरा जिन जिसे कई लोग शैतान के नाम से जानते हैं। उस रात कांग एक अजीब सपना देखती है। वो खुद को सोने के ढेरों के बीच देखती है, चमकते अनगिनत सोने के सिक्के। वह सपना उसे बेचैन कर देता है। अगली सुबह इब्लिस घबराया हुआ अपने नौकर सादे को सब बताता है। शायद पहली बार उसे खुद पर शक होने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसे इस जन्म में कांग को नहीं हराना चाहिए। वो धीरे से बुदबुदाता है, शायद मैं उसे अगले जन्म में भ्रष्ट कर दूं, और वह उड़कर सागर की ओर निकल जाता है, थोड़ी राहत लेने। वह अपने मैजिक कारपेट पर बैठकर समुद्र के ऊपर लंच कर रहा होता है। तभी अचानक 2 फाइटर जेट्स उसे देख लेते हैं और उसे खतरा समझकर पीछा करने लगते हैं। घबराकर इब्लिस भागता हुआ वापस कान के गांव लौट आता है। अब छिपे रहने के लिए वो एक नया प्लान बनाता है। सादे को कायोन के रिपेयर शॉप में पार्ट टाइम जॉब पर भेज देगा ताकि वह उस पर नज़र रख सके। लेकिन प्लान तुरंत फेल हो जाता है, क्योंकि कायोन को जल्दी ही पता चल जाता है कि सादे और इब्लिस पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कायोन के बारे में और जानने की जिज्ञासा में इब्लिस उसकी पिछली जिंदगियों में झांकने निकल पड़ता है। एक जीवन में वह एक जासूस थी और दूसरे में राजा की संदेशवाहक। लेकिन हर जन्म में इब्लिस उससे मिलने से पहले ही मारा जाता है। कभी सिपाहियों के तीरों से, कभी राजा के आदेश पर थकाहारा वह वर्तमान में लौटता है, जहां कायोंग उसका इंतजार कर रही होती है, गुस्से में भरी हुई। तुमने मेरी विश अब तक पूरी क्यों नहीं की? वो चीखती है।
क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? जवाब में इब्लिस उसे एक ऊंची इमारत मिस्टर रियो के स्काई स्क्रैपर पर ले जाता है। वहां खुद मिस्टर रियो प्रकट होते हैं, और हैरानी की बात यह कि वह इब्लिस को देख सकते हैं, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो जरा भी डरते नहीं। कायोंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही इब्लिस उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। ठंडे लहजे में बस इतना कहता है, मुझे बस उसका एक पंख लाकर दो। कांग नीचे गिर रही होती है। तभी मिस्टर रियो छलांग लगाते हैं। उनकी पीठ से विशाल चमकते फरिश्तों जैसे पंख निकलते हैं। वह उसे गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। जमीन पर उतरते ही कांग जल्दी से उनका एक पंख तोड़ लेती है और भाग जाती है। उधर इब्लिस और रियो आमने सामने खड़े होते हैं। पुराने दुश्मन की तरह यही सच्चाई सामने आती है। इब्लिस एक गिरा हुआ शैतान है और रियो एक दिव्य फरिश्ता जिसे उसे रोकने के लिए भेजा गया है। दोनों के बीच चेतावनियों का आदान प्रदान होता है और जाते जाते गुस्से में इब्लिस रियो की इमारत का आधा हिस्सा नष्ट कर देता है। अगली सुबह कायोंग उस फरिश्ते के पंख से अपनी डायरी में लिखती है। लेकिन वो कलम अजीब थी। वो सिर्फ सच लिख सकती थी। जब उसने लिखा, अपनी दादी के लिए एक बोझ हूँ, तो शब्द बोझ बदलकर ताकत बन गया। कायोन मुस्कुरा उठी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी दादी का बोझ नहीं, उसकी ताकत है। तभी इब्लिस प्रकट हुआ और बोला, मिस कांग ने अपनी पहली विश मांग ली है। उसने उसे लैंप से आजाद कर दिया था और उसकी पहली इच्छा पूरी कर दी थी। वो अपने बॉस से ऊंचे पद पर पहुंच गई थी। अब वह ब्रांच मैनेजर थी। कुछ दिन बाद कांग ने जब मिस कांग को देखा, वो पूरी तरह बदल चुकी थी। आत्मविश्वास से भरी, खूबसूरत और बिल्कुल अलग इंसान। फिर कांग ने इब्लिस को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिंजी के बारे में बताया। कैसे स्कूल में सब उसे परेशान करते थे जब तक कि कायो ने उसके लिए खड़े होकर उसका साथ नहीं दिया था। उस दिन से दोनों अलग नहीं हुई। कांग ने ही उसे मेहनत करने को प्रेरित किया था, जिसकी वजह से आज मिंजी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनी। इस बीच शहर में मिस्टर रियो की असिस्टेंट इरेम उसे बताती है कि कांग ने अपनी पहली विश कर दी है और इब्लिस उसे पूरा कर रहा है। वो यह भी बताती है कि कानो ने रियो का पंख क्यों लिया, ताकि वह एक सच्ची बिना बदलाव के रिकॉर्ड रख सके। एक फरिश्ते और जिन की जंकी रियो बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर से दबाव में है, क्योंकि खुद भगवान ने उसे आदेश दिया था अगर इब्लिस हार जाए तो रियो को उसका सिर काट देना होगा। लेकिन रियो खुद भी निश्चित नहीं था। कांग अनोखी थी, शायद खतरनाक भी। गांव में इब्लिस वीडियो गेम खेल रहा होता जब वह देखता है कि एक आदमी सड़क पर सिगरेट फेंक देता है। गुस्से में वह कहता है, उठाओ उसे। आदमी उल्टा उसे गाली देता है। इब्लिस तुरंत सादे को बुलाता है, जो एक खूंखार जगवार में बदल जाता है और उस आदमी को डराकर जंगल की ओर भगा देता है। वही जंगल में सादे की मुलाकात एक उल्लू से होती है, जो असल में इरेम होती है, रियो की असिस्टेंट और उसकी पुरानी दोस्त। लेकिन उनकी बात ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि चीफ पार्क और उसके लोग जंगली जानवर की तलाश में पहुंच जाते हैं। दोनों जल्दी से इंसानी रूप लेकर नाटक करते हैं कि वो किसी एम्यूजमेंट पार्क से आए विजिटर है। बाद में सादे इब्लिस को बताता है कि कायोन की जिंदगी दोहरी है। वह अपनी रिपेयर शॉप तो चलाती है, पर हर महीने 4 दिन के लिए रहस्यमय छुट्टी लेती है। उन दिनों में वह स्कूबा डाइविंग, हकिंग और कुछ बनाती रहती है अपने वर्कशॉप में ताबूत। लेकिन वह किसी और के लिए नहीं, वो अपने लिए बना रही होती है। वह अपनी मौत की तैयारी कर रही होती है, ताकि अपनी दादी के जाने के बाद वह भी शांति से जा सके। यह सुनकर इब्लिस और सादे दोनों डर जाते हैं। अगर कायो मर गई तो उनका मिशन खत्म हो जाएगा। उस दिन से इब्लिस खुद उसकी दादी की देखभाल करने लगता है, खाना बनाना, सफाई करना, बागवानी तक। सादे बताता है कि कांग उसके मरने के 983 साल पुराने किस्से के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दुर्भाग्य से कांग ने वह पूरी बात सुन ली थी। कुछ दिनों बाद वह अपने मनोचिकित्सक से मिलती है और फिर इब्लिस को डिनर पर ले जाती है, ताकि तुम्हें दिखा सको कि आम इंसान कैसे जीते हैं। वह कहती है, इब्लिस पूछता है, क्या कोई जगह है जो तुम्हें सच में खुश करती है? कायन मुस्कुराती है और उसे शहर की सबसे ऊंची टावर पर ले जाती है। जब तुम पूरी अंधकार में ऊपर देखो तो वह सितारे नजर आते हैं, जिन्हें शहर की रोशनी छिपा देती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर इब्लिस पूरे शहर की लाइट्स बंद कर देता है।
आसमान में हजारों सितारे चमकने लगते हैं। कांग चुपचाप उसकी ओर देखती है और उसे किस कर देती है। वो कहती है, मैं बस वही महसूस करना चाहती थी जो मिंजी ने एक बार कहा था। जब कोई तुम्हें सितारे देखने बुलाए तो इसका मतलब है वह तुम्हें किस करना चाहता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। पर इब्लिस को होता है, वह उसे वापस किस करता है और उसी पल पूरे शहर की लाइट्स फिर से जल उठती है, पहले से भी ज्यादा चमकदार। एपिसोड की शुरुआत होती है कयांग से, जो अपने मोहल्ले का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रही होती है, लेकिन चोरी या जासूसी करने के लिए नहीं, बल्कि उस सीसीटीवी वीडियो को निकालने के लिए जिसमें उसने इब्लिस को किस किया था। दूसरी तरफ इब्लिस तो अब उससे डरा हुआ है। कयांग हर जगह उसका पीछा कर रही है, बस उसे दोबारा किस करने के लिए। इतना डर जाता है वह कि एक ताबूत में छुप जाता है। लेकिन कयांग तो कयांग है, उसे वहां भी ढूंढ लेती है। इब्लिस समझाने की कोशिश करता है कि किसी जिन को किस करना इतनी आसान बात नहीं होती, इसके अपने कुछ नियम होते हैं। उधर कै के गांव में बैंक की एक कर्मचारी चुपके से उसके अकाउंट का पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रही होती है। उसे शक होता है, आखिर एक छोटी सी वर्कशॉप चलाने वाली लड़की के पास इतना पैसा कैसे है। वह नोटिस करती है कि हर बार जब कंग बैंक आती है उसके पास एक नया महंगा हैंडबैग होता है। इसी बीच एक नया परिवार भी गांव में शिफ्ट होता है। घर पर इब्लिस टीवी ऑन करता है और परेशान हो जाता है। हर चैनल पर बस रोमांटिक किस सीन चल रहे होते हैं। तभी दादी उसे पुकारती है और कल का मौसम पूछती है। इब्लिस को बुरा लग जाता है। वो बोलता है, इतने शक्तिशाली जिनको मौसम बताने के लिए बुला रही हो। दादी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तुमसे नहीं, अपने एआई असिस्टेंट से बात कर रही थी। जिज्ञासु इब्लिस खुद एआई से बात करने की कोशिश करता है। वह पूछता है, कंग की हाल की सर्च हिस्ट्री दिखाओ। जो वह देखता है उसे उसकी हालत खराब हो जाती है। कयांग इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, इब्लिस को किस करने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है। अब तो वह डर के मारे कांप जाता है। उसे लगता है कि कंग अब पागलपन की हद तक जुनूनी हो चुकी है। घबराया हुआ इब्लिस अपने साथी जिन सादे के पास जाता है, पर सादे मदद करने के बजाय मजाक करता है। कहता है, सदियों से चिराग में बंद रहे हो, पहले दांत तो साफ करवा लो, सर तो नहीं गए। इब्लिस चिढ़ तो जाता है, लेकिन मान भी लेता है और डेंटल क्लिनिक चला जाता है। जब पैसे देने की बारी आती है उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। क्लिनिक की हेड मिंजी उसे पहचान लेती है। वो कंग की सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो हंसते हुए इब्लिस को सीधे कंग के पास ले जाती है। कै गुस्से में खुद बिल भरती है और फिर इब्लिस को एक मुक्का जड़ देती है। थोड़ी देर बाद इब्लिस कैंग की कार में बैठा अकेले शराब पी रहा होता है। तभी पुलिस आ जाती है। कंग तुरंत कार का इंजन चालू कर देती है ताकि लगे कि इब्लिस ड्राइव कर रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे ले जाए, इब्लिस समय रोक देता है और वहां से भागकर दादी के साथ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पहुंच जाता है। फेस्टिवल में एक चोर उससे टकराता है और उसका हेयर पिन चुरा लेता है। वो चोर अपने गैंग के पास भागता है, जहां दो ग्रुपों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इब्लिस टाइम रोक देता है, अपना हेयर पिन वापस लेता है और सबके हथियारों को फूलों में बदल देता है। रात को जब आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है, वह जादू से कयांग का नाम आसमान में लिख देता है। कयांग अपने वर्कशॉप की खिड़की से उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। उधर मिस्टर रयो कंग से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि वह उसे इसलिए देख रहे थे ताकि इब्लिस जीत ना सके। उनका मिशन साफ है, अगर इब्लिस हार गया तो रयो को उसका सिर काटना होगा। कयांग अपने गुस्से को छिपा लेती है, लेकिन उसके दिल में इब्लिस के लिए अचानक थोड़ी ग्लानि महसूस होती है। दूसरी ओर इब्लिस एक बार में मिंजी से मिलता है। दोनों साथ पीते हैं। मिंजी कहती है कि उसे इब्लिस पसंद नहीं है, पर जब वेटिस को पता चलता है कि मिंजी लड़की है तो जो हसीम जाक होता है उससे दोनों दोस्त बन जाते हैं। कयांग बाहर से यह सब देखती है और उसे अजीब सी जलन महसूस होती है। मिंजी को घर छोड़ने के बाद कयांग इब्लिस से पूछती है,
तुम और रहो दुश्मन क्यों? इब्लिस बताता है, बहुत समय पहले जब जिन्नों ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था तो भगवान ने फरिश्तों को भेजा उन्हें खत्म करने के लिए। रयो उन फरिश्तों का नेता था। उसने ज्यादातर जिन्नों को मार डाला। कुछ बचे जो दुनिया भर में छुप गए और रयो आज भी उन्हें खोज रहा है। इब्लिस बताता है कि जिन मौसम बदल सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और समय को भी रोक सकते हैं। यह सुनकर कैन को उनका पहला किस याद आता है, जब बारिश हो रही थी। घबराकर इब्लिस वहां से भाग जाता है और फिर से चेरी ब्लॉसम के खेतों में पहुंचता है। अगले दिन दादी की दोस्त मिसेज कांग अपनी दूसरी विश करती है। वह फिर से अपने 20वें साल में लौटकर ब्रांच मैनेजर बनना चाहती है। इब्लिस वो विश तुरंत पूरी कर देता है। इसी बीच नए परिवार का छोटा बेटा अपने घर में एक आदमी को बंद पाता है। वो दरअसल एक और जिन होता है। वर्कशॉप में कयंग एक बदतमीज कस्टमर से डील कर रही होती है। तभी सादे अंदर आता है, हाथ में कार वॉश का लिक्विड लिए हुए, जिसे वह जूस समझ बैठा था। कस्टमर यह सब देखकर डर के मारे भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जुनू वही लड़का जो हाल ही में गांव में आया था, कंग से मिलने आता है। वह बताता है कि वह उसे कॉलेज से जानता था और उसी की वजह से यहाँ शिफ्ट हुआ। उधर इब्लिस जब मिसेज कांग की विश पूरी करता है तो 20 साल पीछे चला जाता है। वहां उसे बचपन की कैंग मिलती है जो उसे पत्थर मार देती है। सोचती है कोई अजनबी है। बाद में प्रेजेंट टाइम में कैंग को यह याद आता है और उसे एहसास होता है कि उसका रिश्ता इब्लिस से बहुत पुराना है। सादे जब जुनू का जिक्र करता है तो इब्लिस को जलन होने लगती है। बारिश शुरू होती है। कंग इब्लिस को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसे एक सुनसान सड़क पर पाती है। वही कुत्ता उसके पास होता है जो हमेशा उस पर भौंकता था। पता चलता है उस कुत्ते का नाम मट है और वही इब्लिस का अगला विश करने वाला है। मट की इच्छा वो एक हैंडसम 40 साल का आदमी बनना चाहता है। इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है, लेकिन बदले में कहता है, अब सारे कुत्तों से कहना कन पर कभी मत भौंको। मट इंसान तो बन जाता है, पर दिमाग अब भी कुत्ते वाला ही रहता है। यहाँ तक कि बिजली के खंभे के पास जाकर पेशाब करने लगता है। थोड़ी देर बाद दादी गलती से कैं की डायरी पर लेती है। उन्हें इब्लिस से उसका कनेक्शन पता चल जाता है। कंग घबरा जाती है और इब्लिस से कहती है कि वह डायरी अपने चिराग में छिपा दे। वहां बैठकर वह इब्लिस से कहती है, मुझे लगता है मैं लोगों के लिए जूते में फंसे पत्थर जैसी हूं, सबके लिए असुविधा। वह यह भी कहती है कि जब उसकी दादी मर जाएंगी तो वह भी जीना नहीं चाहती और अगर मरना ही है तो वह चाहती है कि इब्लिस ही उसे मारे क्योंकि वह मजेदार और आसान होगा। वह नहीं चाहती कि इब्लिस हारे। इब्लिस हैरान रह जाता है। कयंग जानती है कि अगर वह जीता तो उसे मरना होगा, फिर भी वह उसी के साथ खड़ी है। दोनों मिलकर चिराग के अंदर का फर्नीचर सजाते हैं ताकि कयंग वहां काम कर सके। दादी उनकी आवाजें सुनकर देखने आती है, पर दोस्तों में उलझकर चिराग को पलंग पर फेंक देती है, जिससे कयंग और इब्लिस गलती से एक दूसरे के बहुत करीब गिर जाते हैं। वह किस करने ही वाले होते हैं, पर फिर रुक जाते हैं। उन्हें याद आता है कि जादू के लिए उन्हें पहले नशे में होना पड़ेगा, तो दोनों बाहर ड्रिंक करने निकलते लेकिन रास्ते में कंग रुक जाती है। वह देखती है कि उसकी दादी रो रही है। गांव के बुजुर्ग मिस्टर किम का देहांत हो गया है और दादी कहती है कि अब उन्हें मौत से डर लगने लगा है क्योंकि वह कंग के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है। रात में कंग इब्लिस से दोबारा मिलती है और अपनी दूसरी विश मांगती है। मैं चाहती हूं कि मेरी दादी फिर से जवान हो जाए, बिल्कुल मेरी उम्र की। इब्लिस स्तब्ध रह जाता है। कैन की पहली विश खुद के लिए नहीं थी और अब दूसरी भी अपने लिए नहीं है। अब बस एक आखिरी विश बाकी है जो इब्लिस के लिए उसकी आत्मा को भ्रष्ट करने का अंतिम मौका है। वह इब्लिस से कहती है कि उसकी दादी को अभी जवान मत बनाना। वह चाहती है कि यह बदलाव ठीक बेहतर घंटे बाद हो। उसके दिमाग में कोई प्लान है। अगले ही पल वह अपनी दादी को हवाई के टिकट्स देकर सरप्राइज करती है। कहती है, हम 2 दिन बाद निकलेंगे। दादी खुशी से झूम उठती है और पूरे गांव में खबर फैला देती है। हर किसी को बताती फिरती है
कि वह अपनी पोती के साथ हवाई जा रही है। यह बात मिज कांग की सास तक पहुंच जाती है। वो मिज कांग को डांटती है। कहती है, ब्रांच मैनेजर बनने के बाद से तुमने अपने घर की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। और सच में जब मिज कांग अपनी बेटी के हॉस्टल पहुंचती है तो कमरा खाली मिलता है। पता चलता है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी है और कॉलेज भी छोड़ दिया है। टूटी हुई मिसेज कांग को अपने फैसले पर पछतावा होता है। उसी वक्त इब्लिस प्रकट होता है। वह याद दिलाता है कि उसके पास एक आखिरी विश बाकी है जिससे वह सब ठीक कर सकती है। लेकिन जैसा कि वह हमेशा कहता है, इंसान स्वार्थी होता है और वैसा ही होता है। मिज कांग अपनी आखिरी विश दूसरों पर बर्बाद नहीं करना चाहती। इधर 72 घंटे पूरे होते हैं और कै की दूसरी विश पूरी हो जाती है। दादी अचानक जवान हो जाती है। शुरुआत में तो वह सदमे से बेहोश हो जाती है, पर जब होश आता है और आईने में खुद को देखती है तो यकीन नहीं होता। फिर खुशी खुशी कैंग की अलमारी खोलती है। कहती है, अब नई उम्र है तो कपड़े भी नए चाहिए। कैंग हैरान रह जाती है। सोचती है, वह सच में अपने जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की रही होंगी। उधर मिस्टर रयो को कैन की विश के बारे में पता चलता है। वह इब्लिश से मिलने आता है और चेतावनी देता है, ऐसे चमत्कार करना मना है। आज के दौर में अगर कोई अचानक जवान या अमीर हो जाए तो जादू के अस्तित्व का पर्दाफाश हो जाएगा और यह ईश्वरीय नियमों के खिलाफ है। इसी बीच इब्लिस मठ की दूसरी विश पूरी करता है। हालांकि मठ अब एक हैंडसम इंसान बन चुका है, पर उसे पहचान और पैसे चाहिए ताकि वह इंसानों में रह सके। इब्लिस वह भी दे देता है, लेकिन मठ के अंदर अब भी कुत्ते वाले आदतें बाकी रहती है। 2 लड़के उसे चिढ़ाते हैं तो वह गुस्से में काट ही लेता है, जैसे कुत्ते काटते हैं। पूरा मोहल्ला हंगामे में बदल जाता है। घर पर दादी अपनी नई जवानी का खूब मजा लेने लगती है। गर्मियों में लेदर जैकेट पहनना, भागना, दौड़ना, स्टंट्स करना और दिनरात शॉपिंग करना कंग मजबूर होकर उनके लिए नियम बनाती है। अब तुम अपनी पहचान छिपाओगी और अपने पुराने दोस्तों से दूरी रखोगी ताकि कोई तुम्हें पहचान ना ले। कंग जब दादी को संभालने में बिजी होती है तो इब्लिस को डिनर नहीं मिलता। वह गुस्से में बाहर जाकर बैठ जाता है। वही कुछ गांव वाले पत्ता गोभी की फसल काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। इब्लिस भी चुपचाप उनके साथ काम करने लगता है। कड़ी मेहनत के बाद उसे पहली बार सैलरी मिलती है। वह इतना खुश होता है कि अगले दिन फिर लौट आता है। सिर्फ उस खुशी को दोबारा महसूस करने के लिए उसी वक्त मिस्टर सिंह नाम का एक आदमी अपनी ट्रक से एक हिरन को टक्कर मार देता है। हिरन जिंदा होता है पर घायल। वह दया में उसे मारने ही वाला होता है कि इब्लिस वहां आ जाता है। कहता है, मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। मिस्टर सिंह उस पर हंसता है और मजाक में पहली विश मांग लेता है, इस हिरन को ठीक कर दो, और इब्लिस सच में उसे ठीक कर देता है। अब मिस्टर सिंह गुस्से में चिल्लाता है, यह तो मेरी टेस्ट वाली विश थी। इब्लिस शांत स्वर में कहता है, अपनी हद पार मत करना, और गायब हो जाता है, कहकर कि बाकी 2 विश सोच समझ कर मांगना। थोड़ी देर बाद इब्लिस सादे को कहता है कि वह जुनबू की जांच करें, वही लड़का जो हाल ही में गांव में आया था। सादे पता लगाता है कि कॉलेज के दिनों में कंग और जुनबू साथ में डांस क्लास करते थे। इब्लिस को जलन होने लगती है। गुस्से में वह टाइम ट्रैवल करता है। अतीत में जाकर जुनू की टांग चोटिल कर देता है ताकि वह अगले दिन डांस ना कर पाए। इस बीच चीफ पार्क जुनू के घर जाता है। वह देखकर हैरान रह जाता है। घर में बॉडीगार्ड्स है और अंदर एक आदमी बंधा हुआ है जो कुछ ही देर में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जब वह आखिर जुनू से मिलता है तो जुबू उसे नकली फ़ोन नंबर देता है। फिर दिखाया जाता है कि जुनवू के पास कैन की कई तस्वीरें हैं। वह उसे चुपके से देखता रहता है। घर लौटकर कयंग गांव में चारों तरफ छिपे कैमरे लगाती है ताकि दादी पर नजर रख सके। घर आते ही वह देखती है कि दादी मिर्च के खेत में खुदाई कर रही है। कहती है, यहाँ पैसे गड़े हैं। कैंग हंसते हुए समझाती है कि वह पैसे बहुत पहले शेयर मार्केट में लगा दिए थे और वह सुरक्षित है। शाम को कैंग मिंजी के साथ डिनर करती है। वही पता चलता है
कि कैंग ने ही कभी मिंजी की कॉलेज फीस भरी थी। मिंजी पूछती है, आंटी कहाँ है आजकल? कैंग झूठ बोलती है, वो हवाई में है। मैन काम की वजह से यही रह गई। अगले दिन दादी बाल कटवाने जाती है, पर रास्ते में एक स्कूटर उनसे टकराने ही वाला होता है। मिंजी वहां पहुंचती है और उन्हें बचा लेती है। दोनों में बातचीत होती है और मिंजी उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वह कैंग की दादी है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। उधर बैंक की वही कर्मचारी जो कैंग के अकाउंट को लेकर जुनूनी थी, अब अपने बॉस से डांट खाती है और उसे बर्तन धोने का काम दे दिया जाता है। वह गुस्से में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी उसे इब्लिस का चिराग दिखाई देता है। उसे केतली समझकर वह रगड़ देती है और इब्लिस बाहर आ जाता है। वह हैरान होकर अपनी पहली विश मांग लेती है, मुझे कैंग के सारे पैसे चाहिए। इब्लिस मजबूर होकर वह विश पूरी कर देता है। थोड़ी देर बाद जब कैंग अपनी डायरी लिख रही होती है, इब्लिस वहां आता है और कहता है, अब देख लिया इंसान कितना भ्रष्ट होता है। कैंग को एहसास होता है कि वह सही कह रहा है। लालच जीत रही है। वह दुखी होकर इब्लिस को गले लगाती है। जानती है कि एक दिन वही उसे मारेगा। उसका यह इशारा इब्लिस के दिल को छू जाता है। तभी कैंग की नज़र पास रखी एक रेत घड़ी पर जाती है, लेकिन उसके अंदर की रेत हिल नहीं रही होती। इब्लिस कहता है, यह रेत घड़ी नहीं है, यह एक ताबूत है। इसमें जो रेत दिख रही है वह तुम्हारी पिछली जिंदगी की राख है। कैंग उसे छूती है और अचानक उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि वह पहले भी इब्लिस के चिराग में रह चुकी है। अगले दिन जुनवू अपने छोटे बेटे के साथ कैंग की वर्कशॉप आता है। वह कुछ देर के लिए बच्चे को वहीं छोड़ देता है। कैंग नोटिस करती है कि वह लड़का कोरियाई गोरियो राजवंश के बारे में पढ़ रहा है और अरब साम्राज्य के साथ उसके रहस्यमयी रिश्ते पर रिसर्च कर रहा है। वह देखती है कि बच्चा हमेशा थका हुआ लगता है और ऐसे चलता है जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हो, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती है। वह सादे से कहती है कि उस बच्चे पर नज़र रखे जब तक वह बाहर का काम निपटा ले। जैसे ही वह लड़का सादे को देखता है, वह घबरा जाता है क्योंकि वह सादे की असली शक्ल देख सकता है, एक तेंदुए के रूप में। दूसरी ओर कैंग देखती है कि उसकी दादी और मिंजी साथ में हंस रही है और भले उसे खुशी होनी चाहिए लेकिन उसके दिल में थोड़ी जलन सी उठती है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर मिस्टर रयो गुस्से से भरा है क्योंकि इब्लिस ने मड को पैसे और आईडी दी थी जो असल में रयो के अपने लॉकर से चोरी की गई थी। यहाँ तक कि उसने रयो का फरिश्तों वाला चित्र भी जला दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इब्लिस आसानी से जीत जाता है, साबित करते हुए कि अब भी वही ज्यादा शक्तिशाली है। एपिसोड के अंत में कैंग अपने पिछले जन्म की यादों को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो खोलती है और सामने खड़ा होता है मिस्टर रयो। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं ताकि तुम आखिरकार याद कर सको कि तुम अपने पिछले जन्म में कैसे मरी थी। कायो गुस्से में मिस्टर रियो का सामना करती है। वह पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मिस्टर रियो शांत स्वर में जवाब देते हैं, क्योंकि मैं इब्लिस को मारना चाहता हूं और तुम भी उसे हराना चाहती हो। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें? लेकिन कैंग उस पर भरोसा नहीं करती। वो पास पड़ी एक धातु की छड़ी उठाती है और उसके चेहरे पर वार करती है, कहते हुए तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठे हो। उसी समय इरिम डिनर करते हुए साड़े के साथ बैठी होती है। वह कान के अचानक भड़कने की ऊर्जा महसूस करती है। दोनों समझ जाते हैं कि इब्लिस जरूर फिर से किसी खेल में व्यस्त है और केवल कान ही होगी जो मिस्टर रियो पर हमला करने की हिम्मत रखती है। अगली सुबह पुलिस कान की वर्कशॉप पर पहुंचती है। वो एक लापता लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। कायोन कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, मगर उसके चेहरे से साफ है कि वह कुछ छुपा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले मिस्टर सेंग के ट्रक को रिपेयर करते समय उसने हेडलाइट में फंसे कुछ बाल देखे थे और वह बाल उसी लड़की के थे जो अब गायब है। इधर साड़े इब्लिस को बताता है कि कांग ने मिस्टर रियो पर हमला क्यों किया। दिलचस्पी से भरा इब्लिस उसे ढूंढने जाता है,
लेकिन कांग उस वक्त स्कूबा डाइविंग कर रही होती है। वो पानी के भीतर पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम अपनी मौत की प्रैक्टिस कर रही हो? शायद भगवान ने हमें इसलिए मिलवाया है ताकि मैं तुम्हारी मौत को आसान बना सकूं। उधर कायों की दादी बहुत सजेजे अंदाज में एक बेकरी जाती है और वहां मिंजी से टकरा जाती है। दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन तभी दादी की एक पुरानी सहेली उन्हें देख लेती है। रात तक गांव में अफवाह फैल जाती है। कायोन की दादी ने कभी हवाई से कॉल नहीं किया और जब से वह गई है, कायोन के घर में एक जवान लड़की रहने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कायोन ने अपनी ही दादी को मारकर पिछवाड़े में दफना दिया हो। अगले दिन वही बुजुर्ग औरतें चीफ पार्क के साथ कान के घर पहुंच जाती है। वह चिल्लाती है, उसे गिरफ्तार करो, यह तो पागल है, कातिल है। कायोन टूटने लगती है और दादी भी यह सब सुनकर दिल से आहत होती है। लेकिन तभी चीफ पार्क के फ़ोन पर वीडियो कॉल आती है और स्क्रीन पर कायोन की दादी जिंदा नजर आती है। सभी दंग रह जाते हैं। कायोन का नाम साफ हो जाता है और शर्मिंदा होकर सब लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद इब्लिस प्रकट होता है। मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू तो बोलो, वह वीडियो कॉल मैंने ही अरेंज की थी। कायों गुस्से से जवाब देती है, यही होता है जब कोई शैतान से मदद मांगता है, नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। उसकी बात सुनकर इब्लिस का चेहरा उतर जाता है। वह चुपचाप चला जाता है, दुखी और अकेला। वह सड़क किनारे बैठा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है। जब वह मजाक में कहता है कि मेरे पूर्वज फरिश्तों से लड़े थे तो वह हंसकर चली जाती है। सोचती है कि वह पागल है। इसी बीच हमें आखिरकार इरेम की असली पहचान पता चलती है। वह मौत की फरिश्ता है जो मिस्टर रियो के धुएं से बनी थी। वह पहले स्वर्ग में एक उल्लू थी, लेकिन भगवान की बातें चोरी छुपे सुनने की सजा में उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी। अब वह लोगों के हंट पर कर उनकी सच्चाई समझती है। दूसरी ओर इब्लिस कुछ आदमियों के साथ जुआ खेलने बैठता है। एक आदमी उसे एडवांस में पैसे देता है और खुशी में इब्लिस उसकी नाक से नाक रगड़ देता है, जो अरब संस्कृति में आभार का इशारा है। लेकिन वह आदमी उसे छेड़छाड़ का केस लगाकर पुलिस में फंसा देता है। फिर कायों को आकर उसे छुड़ाना पड़ता है। गुस्से में वह इब्लिस पर थप्पड़ बरसाती है, तुमसे तो कुछ नहीं सुधरने वाला। इधर वह बैंक कर्मचारी जिसने कांग का पैसा चुराया था परेशान है। वह उस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। हारकर वह दूसरा विश मांगती है, कायों के अकाउंट की लिमिट हटाओ ताकि मैं पैसा यूज कर सकूं। इब्लिस उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है और वह तुरंत वही महंगा बैग खरीद लेती है जो कायों के पास है। इब्लिस मजाक में पूछता है, अब तुम गुस्सा नहीं हो? कांग शांति से कहती है, क्या तुम्हें किसी चीज से नफरत नहीं होती, जैसे वैम्पायर लहसुन से या क्रॉस से डरते हैं? इब्लिस मुस्कुरा कर कहता है, मुझे सिर्फ तुमसे नफरत है, तो शायद तुम्हें मेरी लैंप छोड़ देनी चाहिए। उधर मिंजी और दादी एक साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, जबकि चीफ पार्क को जून के घर वालों पर शक होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह बॉडीगार्ड नहीं बल्कि असली सैनिक है। रात को इब्लिस का छोटा दोस्त संग उसके पास आता है। उसके हाथों पर चोट के निशान हैं। वह बताता है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे मारता है। वह कहता है, उस रात मैंने आसमान में एक फरिश्ता देखा था और दुआ की थी कि वह उस आदमी को सजा दे। इब्लिस का दिल पसीज जाता है। वह उस आदमी को उठा ले जाता है, उसे रेगिस्तान के बीच छोड़ देता है, जहां भूखे भेड़िए उसे घेर लेते हैं, और इब्लिस बिना पीछे देखे चला जाता है, जबकि आदमी चीखता रह जाता है। इब्लिस फिर संयोग से कहता है, बहुत साल पहले मैंने अपनी कौम के लिए जंग लड़ी थी, अब मैं एक नई जंग छेड़ने वाला हूँ, इस बार अपने इंसानी दोस्तों के लिए जो अन्याय झेलते हैं। तभी मिस्टर रियो प्रकट होते हैं। वह चेतावनी देते हैं, इब्लिस तुम दुनिया का संतुलन बिगाड़ रहे हो, अच्छा बनने का दिखावा मत करो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कांग के साथ क्या किया था। यह सुनकर इब्लिस की आंखें आग की तरह चमक उठती है। उधर कांग अपने कमरे में बैठकर इब्लिस की लैंप की जांच करती है। वह पाती है
कि इब्लिस 983 साल से कैद था, लेकिन लैम्प खुद उसकी कैद के 20 साल बाद बनाई गई थी। यानी वह कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। इधर मट सड़क किनारे अपने पिता का इंतजार करता रहता है और बैंक की वह कर्मचारी फंस जाती है। उसका बॉस पकड़ लेता है कि वह कांगन के अकाउंट को ट्रैक कर रही है, जो रोज अपने आप भर जाता है। वो उसे धमकाता है, अगर अकाउंट को कुछ हुआ तो नौकरी गई समझो। दूसरी ओर जून का बेटा चुपके से अपने घर के एक कमरे में बंद जिन से मिलने आता है। वह उसे एक स्टेप देता है। यही जिन उसे कोरियो राजवंश की किताब देता है, ताकि वह कोरिया और अरब साम्राज्य के रहस्यों को उजागर कर सके। अंत में कायो मिस्टर रियो के पास पहुंचती है। वो दृढ़ आवाज में कहती है, मुझे अपने पिछले जन्म की सच्चाई जाननी है। मिस्टर रियो उसे रेगिस्तान में एक पुरानी जगह पर ले जाते हैं। वही जगह जहां 1000 साल पहले उसकी मौत हुई थी। उस वक्त कोरियो राजवंश के दौरान बच्चों को गुलाम बनाकर अरब साम्राज्य में बेचा जाता था। कायोंग और उसका अपंग भाई भी उन्हीं में से थे। 16 व्यापारी उन्हें बांधकर रेगिस्तान पार कर रहे थे, जब जंगली कुत्तों ने हमला किया। बचने के लिए व्यापारियों ने उसके भाई को कुत्तों के आगे फेंक दिया। कायोन चीखती हुई एक पुराना लैंप ढूंढ लेती है और उसमें से निकलता है इब्लिस। वह 3 इच्छाएं मांगने का प्रस्ताव रखता है। कायोन की पहली इच्छा होती है, मेरा भाई जिंदा रहे और लंबी उम्र पाए। इब्लिस उसे पूरा करता है, लेकिन बचाने के लिए वह कुत्तों और व्यापारियों दोनों को मार डालता है। कायोन की दूसरी इच्छा होती है, अब कभी कोई कोरियो बच्चा अरब में गुलाम बनकर ना जाए। इब्लिस उसे भी पूरा करता है, मगर गुलामी के रास्तों को भूकंप और सुनामी से मिटा देता है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जब मौत की फरिश्ता वहां आती है, वो कांग को बताती है कि इब्लिस ने उसकी नेक इच्छाओं को त्रासदी में बदल दिया। अब उसकी आत्मा भी पाप से दूषित हो चुकी है। कायो समझ जाती है, हर विष की एक भयानक कीमत होती है। जब वही जंगली कुत्ते फिर उस पर झपटते हैं, वो आखिरी इच्छा मांगती है, मुझे और इब्लिस दोनों को हमारे पापों की बराबर सजा मिले। कुत्ते उसे नोच डालते हैं। इब्लिस उसके निर्जीव शरीर के पास बैठा रहता है, चेहरे पर ना गुस्सा, ना अहंकार, बस पछतावा और दर्द। वर्तमान में लौटकर कायों को सब याद आने लगता है और लैंप के भीतर रेत घड़ी फिर से चल पड़ती है। वो रेत असल में उसकी राख थी। इब्लिस अपने सीने को पकड़ लेता है, क्योंकि अब एक बार फिर उनकी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ चुकी है। कायांग इब्लिस को रोते हुए देखकर मिस्टर रियो का सामना करती है। गुस्से में वह पूछती है, जब जंगली कुत्ते मुझे और मेरे भाई को फाड़ रहे थे, तब तुम कहाँ थे? आखिर तुम तो खुद भगवान के दूत थे, हमें बचा सकते थे ना? मिस्टर रियो चुपचाप जवाब देते हैं, उस वक्त मैं बस दुआ कर रहा था। यह सुनकर कायों का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसे मुक्का मार देती है और कहती है, कम से कम शैतान ने तो कोशिश तो की थी मेरी मदद करने की, एक फरिश्ते से ज्यादा। इधर साद इब्लिस को फिर से उसके चिराग में वापस डाल देता है। वहां इब्लिस ध्यान देता है कि रेत घड़ी के अंदर की रेत फिर से चलने लगी है। साद उसे चेतावनी देता है, इसका मतलब है तेरे बदले का वक्त खत्म होने वाला है, और जो बीमारी तुझे इन दिनों लगी है वह तेरे पतन की निशानी हो सकती है। उधर इरे को भी मिस्टर रियो से पता चलता है कि इब्लिस की हालत बिगड़ रही है। उसे एहसास होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। रियो को सुकून है कि उसने कायांगन को वह सच्चाई नहीं बताई जो 20 साल पहले इब्लिस के हमले और उसकी कैद के बीच हुई थी। लेकिन कायों को पहले से शक है कि वह कुछ छिपा रहा है। वह खुद रिसर्च करने लगती है, उन 20 सालों में असल में क्या हुआ था। इसी दौरान इब्लिस अचानक उसके सामने प्रकट होता है, बेहद स्टाइलिश कपड़ों में उसे इम्प्रेस करने के इरादे से। असल में उसका गुप्त मकसद है कायांग को अपने प्यार में गिराना, ताकि वह अपनी आखिरी विश उससे साथ रहने की मांग में खर्च करे और उसकी निस्वार्थ की परीक्षा फेल हो जाए। लेकिन बात वैसी नहीं होती। कायोंग अचानक पूछ लेती है, जब मैं मरी थी तब तेरे चेहरे पर जो दर्द था वह क्यों था, और क्या तूने कभी किसी दूसरी जिन से मोहब्बत की है या उसे चूमा है? यह सुनते ही इब्लिस चेम जाता है, कुछ कह नहीं पाता और गायब हो जाता है। वो तुरंत इरेम को आदेश देता है, दुनिया के बाकी जिन्नों को ढूंढो जो अब भी जिंदा है।
उधर मिस कांग की जिंदगी में नई मुसीबतें आ जाती है। उसके घर की परेशानी की वजह से उसे शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब उसकी दोनों विश बेकार हो चुकी है। गुस्से में वह दुकान तोड़ देती है और चिल्लाती है, अब अपनी आत्मा भी शैतान को बेचने को तैयार हूँ। इधर मठ की तीनों विश भी बेईमानी साबित होती है। वह अब भी सड़कों पर भटक रहा है। अपने पिता का इंतजार करता हुआ उसका ड्राइवर उसे एक पेट क्लिनिक ले जाता है, वही जगह जिसे मठ ने खुद कभी दिखाया था। वहां मठ का बर्ताव बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा होता है, जिससे ड्राइवर को यकीन हो जाता है कि शायद उसे अपने पिछले जन्म में जानवर की तरह ट्रीट किया गया था। दूसरी ओर एक उदास यूबर शराब पीते हुए शिकायत करता है, मेरे किसी वीडियो को कभी व्यूज ही नहीं मिलते क्योंकि मेरा गाँव बहुत बोरिंग है। तभी उसके फ़ोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आता है, जीनी नाम से भेजा हुआ खुद इबिस ने। वह मजाक समझकर बोलता है, काश मेरे गाँव में कुछ रोमांचक हो जाए ताकि मेरा वीडियो आखिरकार वायरल हो सके। इब्लिस उसकी विश तुरंत पूरी कर देता है और उसे एक अंधेरे जंगल में पहुंचा देता है। वह लाइव स्ट्रीम करता हुआ लड़खड़ाते कदमों से चलता है और अचानक किसी चीज से ठोकर खाता है। वह देखता है, वह कोई चीज नहीं बल्कि इंसान की लाश है। उसका लाइव तुरंत वायरल हो जाता है। रातोंरात अगली सुबह पूरा गांव उस लाश की चर्चा से गूंज उठता है। कई लोग शक जताते हैं कि यह सब साइको कहलाने वाली कायम ने किया होगा, पर मिंजी तुरंत उसका बचाव करती है। सब गसिप करने वालों को अपनी क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। यहाँ तक कि कांगों की दादी भी वह अफवाहें सुनकर रोने लगती है। पर जब कांग घर लौटती है, दादी उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे पता है, मेरी पोती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़ी देर बाद कांग की मुलाकात बैंक वाली औरत से होती है। वह कहती है कि कायो को बैंक आकर यह कबूल करना होगा कि वो ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी, वरना वह अपने जिन से विश मांगेगी कि वह कायों को मार दे। कायों शांत आवाज में जवाब देती है, जा मांग ले विश क्योंकि मेरे पास भी जिन है। अगर तू मेरी मौत मांगेगी तो अभी तेरी वही विश मांगूंगी ताकि हम दोनों खत्म हो जाए। उस शाम कायोंग थोड़ी उदास लगती है। इब्लिस उसे खुश करने के लिए गांव की सबसे ऊंची इमारत पर ले जाता है। वहां दोनों मजाक मजाक में एक नकली किस सीन सेट करते हैं। कौन कैसे बैठेगा, कैसे झुकेगा। लेकिन अचानक आयोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और हंसते हुए कहती है, अब मूड ठीक है मेरा। घर लौटने पर मिंजी अचानक आ जाती है और हैरान रह जाती है, यह देखकर कि वहां दादी के साथ साथ इबिस, साद और इरे भी मौजूद है। दादी घबराकर झूठ बोलती है, यह मेरी भतीजी की बहन है, दुबई से आई है। मिंजी को भरोसा नहीं होता, पर कायो मुस्कुरा कर कहती है, टाइम आने पर सब बता दूंगी, फिलहाल डरने की कोई वजह नहीं है। इसी बीच मिस्टर संग को इब्लिस का चिराग मिल जाता है। वह अपनी दूसरी विश मांगता है, मुझे 20 साल पहले की उस तारीख पर ले चलो। इब्लिस उसे वहां ले जाता है, लेकिन संग ने गलती से दिन का वक्त कहा होता है, इसलिए वह उस दिन की सुबह पहुंचता है। वहां वह देखता है, छोटी कायों पास ही खड़ी है। इब्लिस को गुस्सा आता है कि संग का मकसद उसे नुकसान पहुंचाना था। वह उस पर हमला करता है, पर अपने मालिक की आज्ञा से बंधा होने के कारण रुक जाता है और उसे उसी रात ले जाता है। वही पता चलता है कि मिस्टर संग एक सीरियल किलर है जो सालों से उन लड़कियों को मारता आया है जिन्हें वह समाज के लायक नहीं समझता था, और 20 साल पहले की उसी रात किसी ने उसके एक मर्डर को अपनी आंखों से देखा था। वो गवाह कोई और नहीं उसकी अपनी माँ थी जिसने पुलिस से सच्चाई छिपाई थी। बाद में इब्लिस यह सब कायों को बताता है और कहता है, इसे अपनी डायरी में लिख लेना। कांग उसकी तारीफ करती है, अच्छा काम किया तूने। वह कसम खाती है कि संग को सजा दिलवा कर रहेगी। इब्लिस मुस्कुराता है, कहता है, तुझे हराना नामुमकिन है। लेकिन जब कायांग याद दिलाती है कि उसकी हार का मतलब उसकी मौत होगा, वो शांत होकर जवाब देती है, मैं मरने से नहीं डरती, मैं जी चुकी हूँ। अब जब मेरी दादी फिर से जवान है, मुझे सुकून है। इब्लिस उसके शब्दों से हिल जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वह कायों की परवाह करने लगा है।
उस रात जूनियो का कैद किया हुआ जिन शैडी अपनी ताकत से पूरी दुनिया को सुला देता है और चुपके से इब्लिस के हाथों को एक रहस्यमयी धागे से बांध देता है। अगली सुबह साद, इरेम और मिस्टर रियो वो सब देखकर चौंक जाते हैं। इरेम बताती है, मैं जाग रही थी। यह सब शरी ने किया है। कायम बिना झिझक इब्लिस का बंधा हाथ काट देती है ताकि जादू टूट जाए। सब दंग रह जाते हैं, खासकर मिस्टर रियो जो डर कर भाग जाता है। इसके बाद इब्लिस रियो से शैडी की सच्चाई जानने के लिए भिड़ता है। फरिश्ते झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए रियो मान जाता है और बताता है, शैडी का असली मालिक वही बच्चा है जिसे तूने सदियों पहले अमर बना दिया था। कायों की फरमाइश पर उसका नाम था उनश। इब्लिस का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसे याद आता है वही छोटा बच्चा जिसे कांग ने एक बार बचाया था। वह टाइम में पीछे जाता है और देखता है कि हुनबिश आज भी जिंदा है। जूनियो के बेटे के रूप में सदियां बीत चुकी है, पर हुनबिश की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी और इब्लिस अब भी नहीं जानता कि वही अमर लड़का उसी गांव में उसके बिल्कुल पास रह रहा है। शुरुआत होती है शैडी के घर लौटने से, जहां हुबिश उससे पूछताछ करता है, कल रात के बाद तू कहाँ गया था? पूरी दुनिया को सुलाने के बाद तू गायब क्यों हुआ? डर के मारे हुनबिश का एक नौकर सच बोल देता है। वह कहता है, शडी ने मुझसे कहा था कि उसे किसी से मिलने चुपके से बाहर ले चलो। हुनबिश गुस्से में उस नौकर को चोट पहुंचाता है और शडी से सच निकलवाने की कोशिश करता है। आखिरकार शडी मान लेता है, मैं इब्लिस से मिलने गया था। उसका कारण ताकि जब इब्लिस जागे तो मेरी मदद के लिए आ सके। यह सुनकर हुनबिश काली हंसता है और कहता है, यही तो मैं चाहता था, तू इब्लिस को ढूंढे ताकि मैं कायों तक पहुंच सकूं। मेरा असली मकसद है कायम को मारना, इब्लिस का मालिक बनना और फिर हर जिन्ना और इंसान पर राज करना। शैडी डर जाता है और उसे उसके असली नाम से पुकारता है, खालिद रुक जाओ। अगर इब्लिस को पता चल गया तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इधर काउंग इब्लिस से पूछती है, आखिर यह खालिद है कौन? लेकिन इब्लिस खुद नहीं जानता। कांग को यह नाम अपने सपनों से याद है, जहां वह बार बार एक बच्चे को देखती है जो कालीन बुन रहा होता है और वह बच्चा है खालिद। वह कुछ आजमाने का फैसला करती है। वह फिर से वही रहस्यमयी धागा इब्लिस के हाथ में बांध देती है। पहले जो धागा सफ़ेद था अब खून से काला हो चुका है और इसी से उसे पता चलता है कि वह धागा सिर्फ किसी जिन को बांध सकता है और उसे तोड़ने की ताकत सिर्फ उसी में है, किसी आम इंसान में नहीं। उधर जून अब भी सहमा हुआ है क्योंकि उसने हुनबिश का असली रूप देख लिया था। वह उल्टियां करता रहता है जैसे कुछ अंदर से हिला गया हो। हुनबिश का नौकर बताता है, हम सब अनाथ हैं जिन्हें उसने पाला है पिता की तरह, इसलिए हम उसकी हर बात मानते हैं और अब तुझे भी माननी होगी। जो भी उसके माता पिता बनने की कोशिश करता है आखिर में उसी के कब्जे में चला जाता है। गांव में दादी और मिंजी एक कॉफ़ी शॉप में मिलती है। मिंजी प्यार से पूछती है, क्या कायों के घर में कुछ गलत चल रहा है? दादी मना कर देती है और मिंजी उन पर यकीन कर लेती है। दोनों साथ कॉफ़ी पीती है और धीरे धीरे मिंजी को दादी के लिए भावनाएं होने लगती है। उसे पता ही नहीं कि वह कांग की असली दादी है, कोई मेहमान नहीं। फिर कायो मिस्टर संग से मिलने जाती है और उसे उसकी कार की हेडलाइट से मिला एक सुनहरा बाल दिखाती है। शांत लहजे में कहती है, मुझे पता है जंगल में मिली लाश और वो गुमशुदा लड़की दोनों का जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुम एक सीरियल किलर हो। मिस्टर संग घबराता है और पूछता है, क्या तुम किसी के साथ आए हो? कायोंग इब्लिस का जिक्र नहीं करती बल्कि मुस्कुरा कर कहती है, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। हमारे बीच एक समानता है, हम दोनों साइकोपैथ हैं। फर्क बस इतना है कि अगर मैं किसी को मारूं तो सबूत कभी नहीं छोड़ती। उसकी बातों में फंसकर मिस्टर संग एक सौदा पेश करता है, अगर मैं अपने सारे सबूत मिटा दूं तो अगला मर्डर करने में तू मेरी मदद करेगी। बाद में जब कांग घर लौटती है, इब्लिस नाराज होकर पूछता है, तूने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? कांग समझाती है, अगर उसे गिरफ्तार करवाऊंगी तो वो अपनी आखिरी विश से भाग जाएगा, इसलिए मैं उसे खुद अपनी आखिरी विश इस्तेमाल करने दूंगी। वह टाइम में पीछे जाएगा और उसी वक्त तू भी वहां जाकर मेरी डायरी देगा ताकि मैं मर्डर को रोक सकूं, उससे पहले कि वो हो।
इब्लिस उसकी प्लानिंग देखकर हैरान रह जाता है। तेरी चाल तो गजब की है। लेकिन तभी कायो पूछती है, तूने यह क्यों छिपाया कि तू मेरी मौत के 20 साल बाद चिराग में कैद हुआ था? मतलब तुझे मेरी वजह से सजा नहीं मिली? इब्लिस चुप हो जाता है। धीरे से कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। वो 20 साल कहाँ थे, मैं खुद नहीं जानता। उसी वक्त साद आता है। वह बताता है कि इब्लिस के खून से उसने हुनबिश की लोकेशन पता कर ली है। वह दुबई में है। सच जानने के लिए इब्लिस कांग को साथ लेकर वहां जाने का फैसला करता है और दादी व मिंजी को भी साथ ले जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर मिंजी की मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से हो जाती है। एक पल को उसका दिल भर आता है। दुबई पहुंचकर इब्लिस और कायांग एक जिन से मिलते हैं जिसका नाम है जिनिया। वह बताती है कि वह इब्लिस की प्रेमिका थी। क्राइस्ट से भी सदियों पहले कांग हैरान रह जाती है जब जिनिया उसे पहचान लेती है। ईर्ष्या में भरी कायांग वहां से चली जाती है। उसे लगता है इब्लिस यहाँ फ्लर्ट करने आया है, पर असल में इब्लिस शड़ी के बारे में जानने आया था। जिनिया बताती है, शड़ी ने एक इंसान औरत से शादी की थी। उनका बेटा आधा जिन्ना आधा इंसान था, वही लड़का जो कालीन बुनता था। इब्लिस सोच में पड़ जाता है, लेकिन कायांग को उसने कैसे पहचाना, जबकि वह तो 8 साल की उम्र में मर गई थी। जिनिया गलती से बोल पड़ती है, कायों की वजह थी जिसके चलते तूने वह 20 साल की यादें खो दी। फिर अचानक चुप हो जाती है। मुझे आगे कुछ नहीं कहना मना है। उधर मिस्टर रियो की मुलाकात होती है इब्लिस के भाई से, झारा नाम का जिन जो इंसानी आत्माओं से फूल उगाता है। 1000 साल पहले उसने एक गलती की थी जिससे उसका पूरा बाग नष्ट हो गया। सिर्फ एक फूल बचा जिसे वह अब तक संभाल रहा है। जब उसे पता चलता है कि इब्लिस लौट आया है, वह खुश हो जाता है। लेकिन मिस्टर रियो उसे चेतावनी देता है, अगर तूने इब्लिस को उन खोए हुए 20 सालों के बारे में कुछ बताया तो तेरा अंत बहुत दर्दनाक होगा। फिर वह इरेम कोस्चा देता है। उसकी आवाज़ छीन लेता है क्योंकि उसने इब्लिस को जिनिया तक पहुंचने में मदद की थी। इधर मिंजी दादी से कहती है, कायों को दवा की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ दिखावे के लिए लेती है ताकि आप चिंतित न हो। दादी भावुक हो जाती है और स्नेह से मिंजी को उसके पसंदीदा हील्स गिफ्ट करती है। दुबई में इब्लिस एक टूरिस्ट साइट पर जाता है जहां एक पुरानी तलवार पत्थर में धंसी हुई है। कहते हैं सदियों पहले एक विदेशी ने गुस्से में वही तलवार वहां गाड़ दी थी और उस विदेशी का नाम था इब्लिस। अब तक कोई उसे निकाल नहीं सका था, लेकिन जब इब्लिस उस पर हाथ रखता समय रुक जाता है और वह बड़ी आसानी से तलवार निकाल लेता है कायों की आंखों के सामने। पर उसे अब भी याद नहीं आता कि उसने वह तलवार वहां क्यों छोड़ी थी। कायों के सवाल टालने के लिए वह बात बदल देता है और पूछता है, मिंजी की एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? कायो हंसते हुए कहती है, मिंजी ने उससे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वह हमारी साइकोपैथ फ्रेंडशिप झेल नहीं पाई। अगले दिन कायोंग दादी को चुपके से उनकी बेटी यानी कायों की मां से मिलवाने ले जाती है। दूर से उसे देखकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ममता और तड़प दोनों उमड़ पड़ते हैं। उधर कोरिया में मिस कांग अपनी आखिरी विश मांगती है। उसे याद आता है इब्लिस की वह कहानी जहां एक आदमी ने इब्लिस को 72 साल तक रखा था और फिर विश मांगी थी कि वह अपनी पिछली 2 विश भूल जाए। वह वही मांग दोहराती है, पर इब्लिस मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैंने वह विश कभी पूरी की होती तो क्या मुझे वह कहानी याद रहती, बहुत देर से सही। पर मिस कांग समझ जाती है, वो फिर से धोखा खा चुकी है। जब कांग को यह पता चलता है, वो इब्लिस को छेड़ती है। लगता है इस बार मैं तुझसे हार जाऊंगी। फिर पूछती है, लोग कभी अपनी आखिरी विश के बाद एक और मौका मांगते हैं क्या? इब्लिस नरम आवाज में कहता है, जब उनकी आखिरी विश पूरी हो जाती है तो वह सब भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जिन से मिलना भी। कायों की आंखें नम हो जाती है। धीरे से कहती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलना चाहती। उधर जब साद को पता चलता है कि इरेम की आवाज छीन ली गई है, वो गुस्से में मिस्टर रियो पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई इतनी भयानक होती है कि वो धरती से आसमान तक जा पहुंचती है। थक चुके इब्लिस चिल्लाकर पूछता है,
मैंने सदियों पहले तेरी एक पंख चुराई थी। तूने उसका क्या किया? रियो जवाब देने से इनकार करता है, पर एक हैरान करने वाला सच बता देता है। शडी को उस अमर बच्चे ने गुलाम नहीं बनाया था। उसने खुद उसे अपना मालिक चुना था, क्योंकि वह अमर बच्चा हुनबिश दरअसल शडी का बेटा है। यह सुनकर इब्लिस सन्न रह जाता है। शडी का आधा इंसान बेटा तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। अगर वह अब भी जिंदा है तो इब्लिस को सच्चाई पता करनी ही होगी। इधर कायो ट्रैकिंग पर जाती है और पहाड़ की चोटी पर उसे जून मिलता है। हुनबिश ने उसे भेजा है। वह पूछता है, तेरी विश पूरी हुई या नहीं? कायों जवाब नहीं देती और जूनिए उसे धक्का देकर खाई से नीचे गिरा देता है। गिरते हुए कायों पहली बार डर महसूस करती है। मरने का नहीं बल्कि खोने का। दादी को, मिंजी को और इब्लिस को। जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचती है, इब्लिस अचानक वहां प्रकट होता है और उसे बचा लेता है। वह कहता है, तू चाहती तो विश मांग लेती जिंदा रहने की। कायों की आंखों में आंसू है। धीरे से बोलती है, अगर मैं ऐसा करती तो तुझे खो देती और मैं तुझे भूलना नहीं चाहती। इब्लिस कुछ पल चुप रहता है। फिर पहली बार वह उसे अपने सीने से कसकर लगा लेता है। इब्लिस गुस्से में जू को उसी चट्टान से नीचे फेंक देता है। उधर मिस्टरियो हबिश से मिलने पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि वह कायोन के मामलों में दखल ना दे। वो कहता है कि कायोन की आखिरी इच्छा किसी और के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि तभी वह इब्लिस को नष्ट कर सकता है। वह सदियों से इसी मिशन की तैयारी कर रहा था। वो किसी कीमत पर इब्लिस को नया मालिक नहीं मिलने देना चाहता था, खासकर हनबिश जैसा। उसी समय इब्लिस अपने भाई जहरा से मिलने जाता है, जो उसे शॉकिंग सच बताता है शैली के बेटे खालिद के बारे में। खालिद आधा इंसान था और एक रहस्यमय बीमारी से धीरे धीरे मर रहा था। अपने आखिरी दिनों में वह ऐसी कालीनें बुनता था जिनके धागे कभी टूट नहीं सकते थे, और हर दिन अपने पिता को कोसता था कि उन्होंने उसे कभी बचाया क्यों नहीं। एक दिन उसी गांव में शैदी की मुलाकात हबिश से हुई, जिसमें अमर होने की शक्ति थी। अपने बेटे को बचाने के लिए शदी ने जरा की मदद से काले जादू का इस्तेमाल किया और हबिश और खालिद की आत्माएं बदल दी। हबिश उसी पल मर गया और खालिद ने उसकी अमर देह में जीना शुरू कर दिया। लेकिन इस पाप के कारण जरा का खूबसूरत आत्मा बगीचा पूरी तरह नष्ट हो गया। सिर्फ एक फूल बचा, वो जो उसकी गलती का प्रतीक था, जो सदियों से मुरझाया नहीं। इधर मठ नाम का कुत्ता आखिरकार अपने पुराने मालिक से मिलता है, जो अब अपने छोटे बेटे के साथ रहता है। खुशी से झूमते हुए मठ समझ जाता है कि वह बच्चा अब भी उसे याद करता है। वह अपनी आखिरी इच्छा जताता है। वह फिर से एक कुत्ता बनना चाहता है, ताकि अपने परिवार के साथ आखिरी सांस तक रह सके। इब्लिस उसकी इच्छा पूरी करता है और मठ मुस्कुराते हुए फिर से कुत्ता बन जाता है। सड़क किनारे अपने मालिक का इंतजार करते हुए पूंछ हिलाते हुए आखिरी बार दूसरी तरफ दादी मिंजी के क्लिनिक जाती है, जहां उनका एक्सरे होता है। फिर जब वह फूड बैंक में होती है, मिस्टर रियो वहां आता है और उन्हें कड़वा सच बताता है। भले ही इब्लिस ने अपने जादू से उन्हें जवान बना दिया हो, लेकिन उनकी जिंदगी के दिन वही है जो पहले थे। उनकी जवानी सिर्फ एक भ्रम थी। जिस दिन उनके घर के बाहर वाले पेड़ पर फिर से फूल खिलेंगे, वह दिन उनका आखिरी दिन होगा। दादी की आंखें भर आती है, लेकिन वह शांत होकर अपनी नीति स्वीकार कर लेती है। उधर कायोंग बैंक से सारा पैसा निकालती है और कहती है कि उसे सब नकद चाहिए। वह बैंक कर्मचारी, जो अब कुछ नहीं पा सकेगी, गुस्से में फट पड़ती है। घर लौटकर कायोंग सीसीटीवी देखने लगती है, लेकिन तभी खालिद और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। वह पूछते हैं कि दिया कहाँ है, क्योंकि वह कांग की आखिरी इच्छा के बाद उसे पाना चाहते हैं। कानो जवाब देने से मना कर देती है, तो वह उस पर हमला करते हैं। लेकिन साद एक तेंदुए में बदलकर उन सबको मार भगाता है। तभी चीफ पार्क अपनी टीम के साथ पहुंचता है और कांग बताती है कि तेंदुआ उसका पालतू है। वह चीफ पार्क से कहती है कि उसकी मेहमान यानी दादी का ध्यान रखें। इस बीच इब्लिस गुप्त रूप से शैदी से मिलने जाता है, जो खालिद की कैद में है। वह उसे चेतावनी देता है, अपने बेटे को रोक लो वरना वह खुद शैदी को नर्क में घसीट ले जाएगा। वो कहता है
कि कायोन को अब आखिरी इच्छा जल्द करनी होगी ताकि वह चैन से नर्क लौट सके और खालिद का मालिक न बने। शैदी समझ जाता है कि उसके बेटे की लालच अब हद से बढ़ चुकी है। रात को जब कायों दुकान बंद करके घर लौट रही होती है तो कुछ चोर उसका पीछा करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसने बैंक से नकद निकाला है। वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर इब्लिस वहां आकर उन्हें नर्क की झलक दिखा देता है। डरे हुए चोर भाग जाते हैं। कानो मुस्कुरा कर कहती है, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा के बाद कभी वापस धरती पर आए अभी तुम्हारे साथ नर्क चलूंगी, क्योंकि वह जगह काफी कूल लगती है। वह हंसकर उसे गले लगाती है, पर इब्लिस कुछ नहीं कहता, बस उसे घर छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद मठ लौटता है, खून खांसते हुए। वह जानता है कि उसका मालिक उसे बीमारी की वजह से छोड़ गया था, फिर भी वह खुश होकर कहता है, मुझे बस आखिरी बार अपने भाई को देखना है। इब्लिस उसकी इच्छा पूरी करता है। मठ फिर से कुत्ता बन जाता है, सड़क के किनारे लेटा हुआ अपनी आखिरी सांस तक। फिर इब्लिस गायों को बताता है कि जब भगवान ने उसे बनाया था तो उसे भी 3 इच्छाएं दी थी। पहली, दूसरों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति। दूसरी, भ्रष्ट आत्माओं को नर्क भेजने की। जब कायों पूछती है तीसरी इच्छा क्या थी, तो इब्लिस कहता है उसे याद नहीं, लेकिन जहरा ने उसे बताया था। जब कांग 8 साल की उम्र में मरी थी तो इब्लिस ने भगवान से रो रो कर एक ही बात मांगी थी, उसे जिंदा कर दो। भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। कानों को 20 साल की जिंदगी दी, लेकिन सजा के तौर पर इब्लिस की वह सारी यादें मिटा दी, क्योंकि उसने कोई भयानक पाप किया था। कांग उसे उदास देखकर कहती है, चलो तुम्हारी पसंदीदा जगह चलते हैं। वो मुस्कुराता है। चेरी ब्लसम फील्ड, वो जगह जहां उसने पहली बार तय किया था कि अब वो कांग को कभी नहीं मारेगा। वो जगह जहां दोनों दुश्मन नहीं साथी बन गए थे। उधर मिस्टर रियो इरे की आवाज़ लौटा देता है, और मिंजी जब दादी का एक्सरे देखती है तो चौंक जाती है। वह समझ जाती है कि वह जवान औरत असल में दादी ही थी। रात में कांग इब्लिस के दिए के अंदर जाती है, जहां दीवारों पर अजीब अरबी लिखावट होती है। दोनों मिलकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यह इब्लिस ने ही लिखी थी, अपने खोए हुए 20 सालों में मिस्टर रियो के पंख से। लेकिन सच अब भी अधूरा था। वो साद, इरेम और रियो को बुलाते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि इरेम अपनी इंद्रियां काट देती है ताकि कोई उसे सच बताने पर मजबूर ना कर सके। तभी इब्लिस को मिस्टर सेंग का संदेश मिलता है। वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। कांग उसे अपनी डायरी देती है और कहती है कि वह ब्लॉन्ड लड़की के गुम होने वाले दिन में लौट जाए। इब्लिस उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। पर कायो मुस्कुरा कर कहती है, अगर मैं मर भी गई तो तुम सिर्फ मेरे लिए मरना। इब्लिस मिस्टर सेंग के साथ अतीत में लौटता है। वहां पुरानी कांग को ढूंढकर उसे वह डायरी देता है जिसमें आने वाले सारे घटनाक्रम लिखे हैं। कायोंग सब समझ जाती है और सुनहरी बालों वाली लड़की को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। इब्लिस उसे हवा में उठाकर वहां ले जाता है। वह सही वक्त पर पहुंचती है। वो मिस्टर सेंग को हरा देती है और इब्लिस पुलिस को बुला देता है। सीरियल किलर आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। कांग उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है, क्या अब हम दोस्त हैं? इब्लिस बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह उससे प्यार करने लगा है। यहाँ तक कि जब वह उसके सामने खड़ी होती है तो भी उसे उसकी कमी महसूस होती है। रात को जब कायन सोने का नाटक करती है, इब्लिस धीरे से कहता है, मैं अपने खोए हुए 20 साल जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि वह यादें सिर्फ तुम्हारी है। और जब वो दिए की दीवारों पर खुद ही शब्द पढ़ता है, सबसे ज्यादा लिखा था एक शब्द हबीबती, जिसका मतलब होता है सच्चा प्यार। वह मुस्कुराता है, उसकी ओर झुकता है और दोनों के होंठ मिलते हैं, हमेशा के लिए एक अमर वादा बनकर। सीन की शुरुआत होती है बैंक की उस कर्मचारी से जो अब अपनी नौकरी खो चुकी होती है। उधर यूबर अपनी पत्नी को जिनकी इच्छाओं के बारे में बताता है। दोनों यह सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या मांगना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना हम मेरे पापा के कैंसर को ठीक करने की इच्छा मांगे, लेकिन यूबर गुस्से में मना कर देता है। उसे यह सब बेकार की बात लगती है।
इसी बीच कहानी में खुलासा होता है खालिद के अतीत का। जब उसकी आत्मा हुनबिश के अमर शरीर में आई थी तब उसने कालीन बुनने की अपनी कला भी खो दी थी और जिन जैसी कोई शक्ति भी नहीं बची थी। वो अब मर तो नहीं सकता था लेकिन खुद को बिल्कुल बेकार समझता था, अमर पर शक्तिहीन। यही वजह थी कि वह इब्लिश का दिया पाने के लिए इतना बेचैन था ताकि उसे असली ताकत मिल सके। दूसरी ओर इब्लिस मिस्टर रेयो से मिलता है और पूछता है कि कन के पास जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। वह डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं कयों की मौत फिर से उसके अंदर वही पुराना गुस्सा ना जगा दे, वही गुस्सा जिसने पहले एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। पर मिस्टर रेयो कुछ नहीं बताता। इसके बजाय इब्लिस आयरेन को एक गुप्त मिशन सौंपता है। उधर दादी बहुत प्यार से कयोंग और इब्लिस के लिए लंच तैयार करती है। वह चाहती है कि उनके बचे हुए दिन कुछ अच्छे यादों में बदल जाए। लंच के दौरान इबिस और कयान चिकन लेग पीस के लिए मस्ती में जगड़ते हैं और दादी मुस्कुराती है। वह साफ देख सकती है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है, एक ऐसा बंधन जो कभी टूट नहीं सकता। बाद में इब्लिस अपना दिया एक चाय की केतली में बदल देता है और कयों को देता है। वो कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखना। तुम्हारी आखिरी इच्छा सिर्फ तुम्हारे हाथों में रहनी चाहिए। यही हमें खालिद से बचाएगी। उसे डर है कि कहीं खालिद फिर से उसे अपनी जादुई डोरियों में ना बांध ले जिससे वह बेबस हो जाएगा। इब्लिश कहता है, अगर ऐसा हुआ तो अपनी आखिरी इच्छा खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन कयांग साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं इसे तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। दूसरी ओर यूबर अपनी बढ़ती फॉलोइंग देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी अब उसकी स्वार्थी हरकतों से तंग आ चुकी है। वह तलाक मांगती है और कहती है कि उसे जिन की एक इच्छा अपने पिता को बचाने के लिए चाहिए। यूबर गुस्से में चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी उसका पूरा चैनल डिलीट कर देती है। वो कहती है, अगर इच्छाएं तुम्हारी है तो चैनल मेरा है। गुस्से में यूबर इब्लिस को ढूंढता है और दूसरी इच्छा मांगता है, मेरी बीवी सब कुछ भूल जाए जिना और इच्छाओं के बारे में। इब्लिस ठंडे चेहरे से उसकी इच्छा पूरी कर देता है। गांव में मिंजी दादी के पुराने घर जाती है, जहां रिश्तेदार बताते हैं कि जो जवान औरत उसे अक्सर दिखती है वह दरअसल दादी ही है, जिनकी जादुई शक्ति से युवा बनी हुई। मिंजी का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेम कहानी एक बार फिर अधूरी रह जाएगी। इधर दादी कयों के लिए अचार और सॉस बनाती रहती है, पर अंदर ही अंदर उन्हें पता है वह शायद ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। वह बस चाहती है कि कयोंग उनके बनाए स्वाद को याद रखें। कयोंग फिर कहती है, मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ में कुछ यादें बनाएं। दादी की मौत से पहले वो एक छोटी सी सियोल ट्रिप प्लान करती है। यह सुनकर इब्लिस को अपना पुराना दोस्त सांगेक याद आता है, जिसके साथ वह वीडियो गेम खेला करता था। वह भी सोचता है कि उसे आखिरी बार मिलाए। सियोल में कयोंग दादी को शॉपिंग चलने के लिए कहती है, लेकिन दादी मना कर देती है और उसे फोटो बूथ ले जाती है। वह कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी यादों में मैं हमेशा खूबसूरत लगूं। कयों को उनकी बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि दादी को अपने जाने का पूरा एहसास हो चुका है। उसके बाद कयों मिंजी से अपनी बुधवार की डिनर मीटिंग के लिए मिलती है, जबकि दादी पूजा की चीजें खरीदने निकलती है। अपने पति की आत्मा के लिए वह आखिरी बार श्राद्ध करना चाहती है। थोड़ी देर बाद कयों दुबई जाती है जिनिया से मिलने। प्लेन में उसे खालिद के आदमी पीछा करते दिखते हैं। वह उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जिनिया वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। बातचीत के दौरान कयाम पूछती है, क्या इब्लिस ने कभी सच्चा प्यार किया था? जिनिया बताती है, बहुत साल पहले मुतालिब नाम का एक इंसान था जिसने कयों को मार दिया था। उस गम में इब्लिस ने सोने की बारिश बरसाई और पूरा शहर मिटा दिया। यह सुनकर जिनिया जलन में असली बारिश बुलाने ही वाली थी, लेकिन कयानो वहां से चली जाती है। इधर आरमन सादे से कहती है कि कोई हमें सच नहीं बता रहा, कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है। वह कहती है, जब वक्त आए तो हमें अपने मालिक का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो। उधर यूबर फिर से गुस्से में आता है और अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करता है। वह चाहता है
कि उसकी पत्नी सब कुछ भूल जाए, जिन इच्छाएं सब कुछ। इब्लिस उसे ठंडे मन से पूरा करता है, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। इसके बाद इब्लिस दुबई पहुंचता है कयोन से मिलने। जैसे ही वह उसे देखता है, वह बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लेता है। कयोन मुस्कुराते हुए कहती है, शायद यह हक तुम्हें कुछ याद दिला दे। और तभी इब्लिस को एक याद लौट आती है। वह देखता है कि उसके पिछले जन्म में कयों कह रही थी, मुतालिब मेरा नया मालिक है। आज वह अपनी आखिरी इच्छा मांगने वाला है। उस इच्छा के बाद वह दोनों अरब छोड़कर गोरे जाने वाले थे, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इब्लिस के अंदर का तूफान फोड़ दिया और पूरा शहर राख बन गया। वो अब भी सब याद नहीं कर पाता, पर उस दर्द को भूल नहीं सकता। उस शाम दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, लेकिन जिनिया जलन में अचानक एक तेज बारिश करवा देती है और उनका डेट बिगाड़ देती है। दोनों हंसते हुए किसी शेल्टर में छिपते हैं। इब्लिस उसे सूखे कपड़े देता है और हैरान रह जाता है। कयोंग बिल्कुल अपने पिछले जन्म वाली शक्ल में लग रही थी। दोनों डिनर करते हैं, डांस करते हैं और कयोंग आखिरकार कबूल करती है, मैं तुमसे उसी रात प्यार करने लगी थी जिस रात तुम मेरे होटल रूम में लौटे थे। वही गांव में दादी की दोस्त को शक होता है कि कुछ तो अजीब है। वह देखती है कि दादी वही खाना बना रही है जो वह पहले बनाया करती थी और उनके हाथ पर वही तिल भी है। सच का एहसास होते ही वह डर कर भाग जाती है। उसे लगता है कि यह कोई काला जादू है। दादी उसके पीछे भागती है, कहती है, कृपया किसी को मत बताना। उसी वक्त खालिद के लोग जो दादी के घर पर नजर रखे हुए थे, सारी सच्चाई जान लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि दादी को अगवा कर लिया जाए ताकि कयांग मजबूर होकर अपनी आखिरी इच्छा इस्तेमाल करे। और ठीक उसी पल इब्लिस को एक और विजन आता है। वो देखता है कि उसके सामने खुद खालिद खड़ा है और दूसरी तरफ बैठा है। 1000 साल पुराना उसका ही रूप, उसी अग्नि जैसी आंखों के साथ। इब्लिस को अब तक लैंप में कैद नहीं किया गया था। कायों की मौत को 20 साल बीत चुके थे और इब्लिस अब अरब में आज़ादी से रह रहा था। उसे इस बात का सुकून था कि उसे अपने किए की कोई सजा नहीं मिली। वह मान चुका था कि 8 साल की उम्र में कयोंग ने जो मरते वक्त श्राप दिया था, वह बस एक झूठ था। एक दिन जब वह बाजार की गलियों में घूम रहा था, अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। कयोंग की हैरान होकर वह उस खुशबू के पीछे जाता है और देखता है कयोंग जिंदा है। अब वह बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर जंगली कुत्तों के काटने के निशान हैं। इब्लिस हैरान होकर पूछता है कि वह कैसे बची, मगर कयोंग को अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। वह अब एक गरीब जिंदगी जी रही थी, खजूर बेचकर गुजारा करती थी। दया से भरकर इब्लिस उसे कुछ सोने के सिक्के देता है। खजूर के बदले में कयोंग शुक्रिया कहकर सिक्के रख लेती है। उसे यह नहीं पता होता कि सामने वाला कौन है। उस पल के बाद इब्लिस छिपकर उसकी देखभाल करने लगता है। कयोंग की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, फिर भी वह नेक दिल थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती बिना किसी लालच के। उसकी मासूमियत देखकर इब्लीस पहली बार उसके सामने आता है। वह बताता है कि वह एक जिन्न है जिसे और कोई नहीं देख सकता। सिर्फ वो। कयो मुस्कुराती है और कहती है, शायद तुम खास हो इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकती हूँ। अगले दिन कयोंग ऊंट खरीदने जाती है ताकि अपने वतन गोरियो लौट सके, लेकिन ऊंट बेचने वाला उसे धोखा देता है। उसका सोना लूट लेता है और उसे बेरमी से पीटता है। यह देखकर इब्लिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस आदमी के सीने में हाथ डालता है और उसका दिल निकालकर बाहर फेंक देता है ताकि सोने के सिक्के वापस मिल सके। बाजार में लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं। सब उसे शैतान कहने लगते हैं। कयूम भी डरी हुई वहां से भाग जाती है। कुछ समय बाद इब्लिस फिर उससे मिलने आता है। वह माफी मांगता है और कहता है कि वह खुद उसे गोरियों तक छोड़ आएगा। थोड़ी झिझक के बाद कयोंग राजी हो जाती है। इब्लिस पूछता है, क्या तुम्हें उन लोगों से नफरत नहीं जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया?
कयोंग धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, जब मैं अपने जख्म देखती हूँ तो बस शुक्रगुजार होती हूँ कि जिंदा हूँ। शायद खुदा ने मुझे किसी मकसद से बचाया है, बस यही काफी है। उसकी यह बातें सुनकर इब्लिस के दिल में पहली बार गिल्ट जागता है। उसे एहसास होता है कि वही उसकी तकलीफ की असली वजह था। कुछ दिन बाद कयों खालिद के पास दवा लेकर जाती है और उसी पल पहली बार खालिद इब्लिस को देख पाता है। वह उससे सौदा करने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर वह उसे जिन्न बांधने वाली डोरी दे दे तो वह उसे ठीक कर देगा, लेकिन इब्लिस मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हारा आधा इंसानी रूप ही तुम्हारी सजा है। रात में इब्लिस देखता है कि कयों मोमबत्ती की रोशनी में कपड़ा सी रही है, वो ड्रेस जो वो गोरियों पहुंचकर पहनना चाहती है। इब्लिस उसे अपने लैंप के अंदर ले जाता है। अंदर की दीवारें रोशनी से चमक रही होती है। वो पूछता है, तुम्हें गोरियों वापस क्यों जाना है? कयों मुस्कुरा कर बताती है, वहां चेरी ब्लॉसम्स है, मेरी सबसे पसंदीदा जगह। मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। और यही वजह थी कि आज भी वर्तमान में इब्लिस को चेरी ब्लॉसम से इतना प्यार है। वह उसे आसमान के सितारे दिखाता है